हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो कमेंट में बता ही दीजिए, और नहीं भी बताओगे तो मत बताओ, लेकिन खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्यार बांटते रहो और जीवन में उदास मत हो। वो क्या है ना, उदासी अपने अंदर के सारे चार्म को खत्म कर देती। इसलिए बी ब्रेव एंड ऑलवेज स्माइल डार्लिंग्स। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्या देखा था? हाँ, यही तो देखा था कि आयशा की दी हुई रिपोर्ट से इधर कुछ ऐसी बातें माया के बारे में छापी जाती है जिसका जिक्र तक आयशा ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया था। और इस तरह माया को पहला धक्का लगा था। माया के लिए ये आयशा की सबसे बड़ी, उसके लिए की गई धोखे की शुरुआत थी, जहां प्रेम के नाम पर छल किया गया था उससे। और दूसरी तरफ आयशा इस रिपोर्ट के बाद सीधे अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लेती है। उसे प्रमोशन और सैलरी दोनों ही नहीं चाहिए थी। अब आगे। रात गहराती जा रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। खिड़की के बाहर चांदनी के टुकड़े गिर रहे थे और अंदर माया चुप बैठी थी। ये कैसी रात थी उसके जीवन की, जबकि बाहर तो उजाला पसरा था। ये कैसी चांदनी थी जो उसके अंदर अगन दे रही थी, जबकि बाहर तो अभी भी सूरज की रोशनी चमक रही थी। माया चुप बैठी अपनी सामने थी, कुर्सी की बाहों पर झुकी हुई और आंखों में बेचैनी। माया की खामोशी में कोई ऐसी बोझ जिसे सिर्फ बरसों पुरानी दोस्त ही समझ सकती थी। बोलोगे नहीं कुछ? अवनी ने धीरे से पूछा था। क्या बात है माया, कुछ तो बोलो। ठीक है, हो गया, लेकिन क्या ही हो गया? माया की पलकें हिली। क्या ही हो गया? जैसे किसी पुराने किस्से ने फिर से दस्तक दी हो। उसने अपनी सांसें गहरी ली और कह दिया, जानती हो अवनी, छल क्या होता है? अवनी चौंकी नहीं, बस उसकी उंगलियां मेज की धार पर थम गई थी। झूठ, बेवफाई, धोखा। अवनी ने बस अपनी ही रफ्तार में ये शब्द कहे थे और माया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, धीरे से, जैसे कोई गलत उत्तर मिटा रही हो। नहीं अवनी, छल, झूठ, बेवफाई या धोखा नहीं होता। छल वो होता है जो लोग करते हैं, वो लोग जो अपने होते हैं। छल वो होता है जो किसी खूबसूरत एहसास का नाम लेकर किया जाता है, वो जिन पर तुम आंख बंद करके यकीन करने लगते हो। छल सिर्फ वही कर सकते हैं, वो जो तुम्हारे हाथों से तुम्हारा भरोसा खींच लेते हैं और फिर उसी से तुम्हारा गला घोंट देते। अवनी की आंखों में जैसे उदासी छा गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी ये एकांत है, ये कड़वाहट बरसों की परतों से निकली है और आज आयशा ने एक बार फिर से इस परत को खुरच दिया है। माया की आवाज अब थकी हुई थी, जैसे कोई हारे हुए सिपाही ने आखिरी बार अपनी तलवार उठाई हो। मैंने एक औरत से मोहब्बत की थी अवनी, सच्ची बेलौस मोहब्बत, और उसने मुझे छला, कितनी बेरहमी से छला। वहां मैं प्रेम के साथ चली गई थी। फिर मैंने किसी दोस्त पे भरोसा किया, उसके साथ काम किया, उसे अपने शब्द दिए और वहां उसने मुझे छला।
उसने मुझे दरकिनार किया और वहां मैं समर्पण के आगे चली गई थी। और अब देखो, अब मैंने जिसे अपने शब्द दिए, अपने जख्म दिए, वो सब जो मैंने तुमसे भी कभी नहीं बांटा, वो उसको दिया और उसने मेरी कहानी को अपना प्रोजेक्ट बना लिया। यहाँ पर विश्वास के साथ मैं चली गई हूँ। अवनी ने सिर झुका लिया। तूने कभी सोचा है, जब कोई तुम्हारे सबसे निजी हिस्से को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दे तो कैसा लगता है? माया के होठ हिले, जैसे कांपते हुए पेड़ से पत्ता गिरता है। प्रेम से किया गया छल सबसे भयानक होता है अपनी। विश्वास और समर्पण से किया गया छल सबसे ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं छीनता, वो तुमसे तुम्हारे प्रेम करने का साहस छीन लेता है। विश्वास और समर्पण करने की इच्छा शक्ति को तहस नहस कर देता। वो छल तुम्हें दुनिया से नहीं काटता, वो तुम्हें खुद से काट देता है। और जब इंसान का भरोसा उसकी अपनी ही छाया से हट जाए तो और क्या बचता होगा? अवनी ने पहली बार बढ़कर उसे गले से लगाया। मैं यही हूँ माया, अभी यही हूँ। माया ने उसे देखा थोड़ी देर तक और फिर कहा, तुम हो शायद इसलिए अभी भी सांस ले पा रही, क्योंकि अब ये सांस भी मेरे संदेह के साथ चल रही है। जब किसी ने प्रेम बनकर आकर विश्वास छीना हो तो तुम ही सोचो कि कौन सा रिश्ता मेरे पास बच गया था। उस कमरे में माया नहीं थी, उस कमरे में एक प्रसिद्ध प्रबुद्ध लेखिका नहीं थी, उस कमरे में शब्दों से खेलने वाली कोई बड़ी हस्ती नहीं थी। आज उस कमरे में वही एक लड़की थी जो कभी किसी के लिए कविता बनी थी और फिर उसी कविता को एक टुकड़े में छाप कर छोड़ दिया गया था। अवनी उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहकर ही शांत हो सकते हैं। कभी कभी प्रेम की सबसे बड़ी सजा उसका मौन होता है। शाम गहरा रही थी, खिड़की से परे चमकती बिजलियां, भीतर दीवारों पर गहरा साया और अब सूरज को छिपा लिया गया बादल जैसे आसमान की शोभा में चमक रहा था। माया एक कोने में बैठी थी, कुर्सी पर नहीं, किसी भाव की कठोर चुप्पी पर। टेबल पर फोन था, बेसब्र कांपता हुआ, और स्क्रीन पर एक ही नाम बार बार उभर रहा था, आयशा कॉलिंग। पहली बार उसने अनदेखा किया, दूसरे बार के कॉल पर उसने गहरी सांसें ली थी, तीसरी बार पलकों को भींच लिया और चौथी बार उसकी उंगलियां कांप गई। पांचवी बार उसने फोन को ही पलट दिया और उधर आयशा अब बारिश में कार की वाइपर रुक रुक कर काम कर रही थी। मोबाइल को बार बार कान पर लगा, वो सिर्फ एक ही आवाज सुन रही थी, The number you are trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the tone. उसने एक बार नहीं बार बार कहा, माया आप ठीक हो ना? मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी थी पब्लिशिंग के समय। सब लोग बातें कर रहे हैं, प्लीज एक बार बात कर लीजिए मुझसे, सिर्फ एक बार। लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा वापस आता था। इधर अपनी माया के पास बैठी थी। माया का चेहरा दीवार की ओर था, आंखें खोल कर भी कहीं और ही थी। मैं आज नहीं जाऊंगी माया, अवनी ने कहा, लेकिन जानती थी माया कि अवनी का घर लौटना कितना जरूरी है।
जानती थी माया कि अवनी घर नहीं लौटी तो परेशानी आ सकती है, और उसने अवनी से कहा, रहने दो अवनी, तुम ठीक नहीं हो, मैं ठीक हूँ। मत कहो ये, मैं तुम्हें देख रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, जाओ, मैं ठीक हूँ। तुम अकेली हो माया। और माया ने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा। तुम्हारे साथ भी मैं अकेली ही होती हूँ अवनी। ये संवाद नहीं था, ये निर्विकार यथार्थ था। माया अब किसी को पास नहीं आने देना चाहती थी, खासकर उस दिन जब उसे अपने सबसे करीब की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो कमजोर पड़े, और आखिरकार अवनी चुप हो गई। और वो खुद समझ गई थी कि माया की चुप्पी एक दीवार है जो प्रेम की भी नहीं सुनती। मैं सुबह आ जाऊंगी। नहीं, जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। फिर भी अवनी उसके पास जाती है, उसे दूर से गले लगाती है, और अवनी के उस आलिंगन पर माया जैसे सिहर गई थी। वो आखिरी बार नहीं था जब माया ने अवनी से कुछ ऐसा कहा था, लेकिन जानती थी अवनी कि इस टूटने की इंतहा क्या हो सकती है। माया खुद को सजा दे रही थी। अवनी चली गई, दरवाजा बंद हुआ, और बाहर जैसे तूफानी मौसम की शुरुआत हो चुकी थी। पर माया का तूफान कमरे के भीतर चल रहा था। उसने एक बार फिर से फोन उठाया। मिस्ड कॉल 56, आयशा। उसने उंगलियां आगे बढ़ाई, लेकिन फिर से फोन को रख दिया। आयशा अब भी कार में बैठी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चल रही थी, बार बार, दोबारा, हर बार। प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द टोन। माया, मुझे पता है आपने फोन क्यों नहीं उठाया, लेकिन अगर आपने मेरी आंखों में उस दिन कुछ भी ऐसा देखा हो जो थोड़ा भी सच था, तो एक बार जवाब दीजिए। मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन आप चाहें तो मुझे अनदेखा कर सकती हैं। सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप ठीक हैं। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आयशा ने ये मैसेज तो छोड़ दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये मैसेज माया तक पहुंचेंगे भी नहीं, माया इसे सुनेगी भी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने किसी को भी जैसे कुछ कहा ही ना हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, और खुद से ही एक सवाल था आयशा का, अगर कोई मुझे इतना चाहे तो क्यों लगता है जैसे वो एक दिन सब छोड़ दे। माया के ये सवाल उसे बेतरतीब करते रहे थे, डराते रहे थे, और आज आयशा ने भी जैसे वही काम को अंजाम दिया था। दरवाजे के पार एक प्रेम पत्र मानो दम तोड़ रहा हो, जिसे सिर्फ एक हाँ चाहिए थी, एक जवाब चाहिए था। और वहीं बैठी माया जैसे तैयार थी खुद को किसी और छल से बचाने के लिए। कहते हैं कुछ दूरियां दरवाजे से नहीं, हृदय से तय की जाती है। रात के 8 बज चुके थे। बिजली की हल्की झिलमिल, बादलों की टूटती हुई चिल्लाहट, और सड़कों पर दौड़ती हुई हवा जैसे किसी पुराने रिश्ते की अंतिम सांस ले रही हो। माया का घर अब भी वही था, पर आज उसमें एक सन्नाटा और कुछ दरवाजे ज्यादा थे। मेड मौसम के इस बदलते रुख को देखते हुए घर जा चुकी थी। दरवाजा भीतर से बंद था, और बाहर गेट के छज्जे के नीचे आयशा खड़ी थी। भीगी नहीं थी, पर भीगने की कगार पर थी। छतरी हाथ में थी और मन में कोई ढाल नहीं। उसकी उंगलियां कांप रही थी,
न जाने मौसम के कारण या उस डर के कारण जिसका नाम था इंतजार का डर। मैं माया सहगल से मिलना चाहती हूँ, आयशा ने गेट कीपर से कहा और गेट कीपर ने सिर झुका दिया। मैम ने मना किया है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। शब्द छोटे थे लेकिन उस रात जैसे उसमें पूरी सदी का परायापन था। किसी को भी नहीं। जी मैम, खास तौर पर आपके लिए तो मनाही है। आयशा चुप हो गई, एकदम चुप। उसके कानों में बस बारिश थी, गड़गड़ाहट थी और भीतर एक जोर से टूटता हुआ दिल था। एक दिन पहले तक वही आयशा जो उसके कमरे की खामोशी में सांसें गिनती थी, जो उसके घर में बेखौफ राज करती थी, जो उसके किचन में कुछ भी पका रही थी और जो माया के बेडरूम में बैठे उसकी देखभाल कर रही थी, जैसे इस पूरे घर पर मालिकाना हक हो उसका। आज उस इंसान के लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया था। दरवाजा खुला ही नहीं रहता था जिसके लिए, बल्कि माया का मन भी धीरे धीरे खुल रहा था। आज उसी इंसान के लिए मन के साथ साथ कमरे के दरवाजे भी बंद थे। आयशा ने पलटकर उस घर को देखा। वही खिड़की, वही दीवारें, वही लैंप की फीकी रोशनी, पर अब वहाँ माया नहीं थी। या शायद वो माया अब वैसी नहीं रही थी। क्या वो सचमुच मुझे जानती थी? क्या वो जानती थी कि मैंने उन्हें पढ़ने से पहले महसूस किया था? या फिर ये मेरे ही भ्रम थे? क्योंकि जानती होती तो मेरे बारे में थोड़ा तो सोचती, थोड़ा तो समझती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर ये कैसा विश्वास था माया सहगल का मुझ पर, जो इतनी आसानी से टूट गया, जो वो मान चुकी कि मैंने ये काम किया होगा। दर्द उसके शब्दों में अधिक थे। इन सवालों के कोई जवाब ही नहीं थे, बस एक जवाब था, आपसे मिलने के लिए मना किया है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। आयशा की छतरी हिलने लगी थी, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखें उस घर की ओर जमी थी, जैसे कोई उम्मीद किसी रोशनी के इंतजार में पलकों के बीच अटकी हो। मैम प्लीज बाहर जाइए, मैडम का आदेश है, गार्ड ने फिर से कहा था। पर अब वो शब्द हवा हो चुके थे, क्योंकि उसी क्षण आयशा कोई आवाज नहीं सुन रही थी, सिर्फ अपने सांसों की आवाज थी, जो टूटते हुए प्रेम के शोर में दब गई थी, जो कांपती हुई बेचैनी में छिप गई थी, जो आयशा के मन के अंदर जाने कितने सवाल उकेर रही थी, पर जवाब जैसे अब भी इस दायरे से बाहर था। उसने गेट को एक बार छुआ, जैसे वो दरवाजा नहीं किसी अपने का हाथ हो, जो अब पराया हो गया हो। ठीक है, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए ये शब्द कहे थे। ठीक है माया। और वो लौट पड़ी उस गीली सड़क पर, जिस पर ना कोई इंतजार था, ना ही कोई आश्वासन। उस रात माया ने खिड़की से देखा, दूर जाती हुई एक परछाई, छतरी के नीचे छिपे हुए आंसू और आंखों के कोने में ठहरी वो आवाज जो कह न सकी कि ठहर जाओ। क्योंकि कई बार जब प्रेम बोलने लगता है तो हमारे भीतर का डर चुप रहने लगता है। और इस रात प्रेम चुप था और डर जैसे दरवाजे पर पहरेदार बनकर बैठा था। प्रेम जब दरवाजा बंद पाता है तो वो लौटने की कोशिश तो करता है, पर वो लौटता नहीं, बैठ जाता है वहीं उसी दहलीज पर, एक प्रतीक्षा में।
कुछ ऐसी ही प्रतीक्षा भी शेष थी। बारिश अब धीमे धीमे टपाक बन चुकी थी, पर आयशा की सांसें अब भी वैसी ही तेज थी, जैसे भीतर कोई आंधी अब भी चल रही हो। गेट के उस पार की दुनिया अब उसके लिए महज एक निषिद्ध शब्द बन चुकी थी, जैसे कोई किताब जिसे छूना मना हो, या कोई कहानी जिसे आधे में छोड़ना जरूरी कर दिया गया हो। आयशा फिर से वापस आती है। थोड़े कदमों चलने के बाद जाने मन की ये पुकार थी, ये आत्मा ने उसे ये सुझाया था। मैडम मना कर चुकी हैं। गार्ड का वही बात दोबारा कहना, पर इस बार आयशा के भीतर से आया। तो कह देना अपनी मैडम से कि मैं नहीं गई, यहीं बैठी हूँ, और जब तक वो खुद आकर ना कह दे कि अब मत आना, मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। उसने अपनी छतरी एक कोने में मोड़ दी थी। बारिश अब उसके बालों से टपक रही थी और चेहरे पर अजीब सा संतुलन था, जैसे दर्द और दृढ़ता दोनों एक ही नाव में बैठे हुए थे। कभी कभी किसी से मिलने की जिद किसी याचना से नहीं, किसी अधिकार से भी पैदा होती है, और आज आयशा को लग रहा था माया में उसके लिए कुछ हिस्सा बाकी है, जिसे वो यूं दरवाजे से लौटने नहीं दे सकती, जिसे वो ऐसे तो हार नहीं मान सकती। उसे माया से याचना नहीं करनी थी, उसे माया पर अधिकार दिखाना था। गेट के बाहर एक कोना था, पत्थर की छोटी सी चबूतरी, वहीं बैठ गई थी आयशा। और कहते हैं ना कि जो मुझ पर अधिकार समझ लेता है, मैं उस पर अपना अधिकार मान लेता। कुछ ऐसा ही था वो अधिकार। माया के लिए वो अधिकार रखती थी आयशा, और माया को आयशा के इस अधिकार का सम्मान तो करना ही था। थैली में एक पन्नी निकाली, भीगी डायरी बचाई, एक टॉर्च जलाकर अपने गले की शॉल लपेटी। कितनी अजीब बात है ना, कल तक जिस औरत की खामोशी को पढ़ रही थी, आज उसकी खामोशी ही आयशा के लिए दीवार बनकर खड़ी थी। रात गहराने लगी, शहर की बत्तियां बुझ गई थी, टायरों की आवाज कम होती गई, और आयशा वहीं जमी रही, एक प्रेम की चौखट पर, इंतजार की मुद्रा में। भीतर कहीं माया ने पर्दा हटाकर देखा। वो छतरी अब बंद थी, वो लड़की अब भीग रही थी पर हिली नहीं थी। क्यों नहीं चाहती तुम यहाँ से? उसने खुद से पूछा। जवाब आया पर खामोशी में, क्योंकि उसने कभी जाना नहीं चाहा था। उसने हमेशा रुकना चाहा था, बस तुम्हारी सहमति का इंतजार करती है। मन जैसे सच्चाई जानता था, दिमाग को सच्चाई देखनी थी, और इसी उधेड़-बुन में माया का मन उसे सच बता रहा था, जिसे माया का मन ठुकराने को तैयार नहीं था। माया की आंखें उस बैठी लड़की पर टिकी थी, जो न हिल रही थी, बस बारिश में भीग रही थी। आयशा की आंखें इधर बंद थी, पर नींद से नहीं, वो जिरह जारी था, और उसके मन के सवाल भी। क्या प्रेम इतना कमजोर होता है कि एक आहट पर बंद हो जाए, या फिर प्रेम वही होता है जो बंद दरवाजे के सामने भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है? इस तरह के सवाल के बीच माया ने एक बार फिर से पर्दा गिराया, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। मन दूसरे किसी छल को झेलने के लिए तैयार नहीं था, और इसी के साथ माया अपने कमरे में वापस चली गई थी। क्या होना था जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ध्यान रखें खुद का।